क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। अर्थशास्त्र का पेपर है जो 24 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और प्रश्न संख्या 11 से 18 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 24 लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 25 से 27 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 300 शब्दों में देना होता है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रों का धन यानी वेल्थ ऑफ नेशंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने, मेहता ने। कमेंट करेंगे। राष्ट्रों का धन यानी वेल्थ ऑफ नेशंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखा था, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, उदासीनता वक्र विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्शल ने, पीगू ने, रॉबिन्स ने, हिक्स ने। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हिक्स ने। किसने किया था? हिक्स ने। घा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, कुल आगम यानी रेवेन्यू और कुल लागत यानी कॉस्ट के बीच का अंतर दिखाता है। लाभ, हानि, लाभ या हानि, कर की मात्रा। तो कुल आगम रेवेन्यू और कुल लागत कॉस्ट के बीच का अंतर दिखाता है लाभ या हानि। ठीक है, क्या दिखाता है? लाभ या हानि। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, उत्पादन के किस साधन को प्रकृति का निःशुल्क उपहार कहा जाता है? पूंजी, श्रम, भूमि, संगठन। तो यहाँ पर भूमि सही हो जाएगा। उत्पादन के किस साधन को प्रकृति का निःशुल्क उपहार कहा जाता है? भूमि को। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, एक बाजार की मुख्य शक्तियाँ क्या होती हैं? क्रेता तथा विक्रेता, मांग एवं पूर्ति, वस्तुओं की कीमतें, उपभोग तथा बचत। एक बाजार की मुख्य शक्तियाँ होती है मांग एवं पूर्ति। मांग एवं पूर्ति, खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, परिवार की आय किस चर का उदाहरण है? स्टॉक का, प्रवाह का, स्टॉक तथा प्रवाह दोनों का, ना ही स्टॉक का ना ही प्रवाह का। तो परिवार की आय किस चर का उदाहरण है? प्रवाह का। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां कौन कौन सी हैं? उत्पादन व्यय तथा आय विधि, भुगतान अवशेष तथा उपभोग विधि, बचत विनियोग तथा आय विधि, व्यय ह्रास तथा उत्पादन विधि। तो राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां हैं, उत्पादन, व्यय तथा आय विधि। प्रश्न नंबर 8 है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन हैं? अमित शाह, संजय मल्होत्रा, निर्मला सीतारमण, शक्तिकांत दास। कमेंट करेंगे। तो वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, प्रभावी मांग का विचार किसने दिया? कीन्स ने, जेसीबे ने, मार्शल ने, पीगू ने। तो प्रभावी मांग का विचार दिया है कीन्स ने। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत में वित्त मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, वर्तमान में भारत में वित्त मंत्री कौन है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। तो मांग को परिभाषित कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मांग किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित समय अवधि में विभिन्न मूल्यों पर क्रय करने के लिए इच्छुक एवं सक्षम होता है। यह आय, पसंद नापसंद, जनसंख्या, प्रतिस्थापन, वस्तुओं के मूल्य आदि कारकों पर निर्भर करती है और आर्थिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? तो सीमांत प्रतिस्थापन दर उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु का त्याग कर दूसरी वस्तु प्राप्त करने की दर को दर्शाती है, जिससे उसकी संतुष्टि स्तर समान बना रहता है। यह वस्तुओं की उपयोगिता और उपभोक्ता की
प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है और इंद्र वक्र की प्रवणता को मापती है। इसके बाद है 30 नंबर प्रश्न। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कब स्थापित होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन तब स्थापित होता है जब मांग और आपूर्ति बराबर होती है, जिससे बाजार में संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा निर्धारित होती है। इस स्थिति में कोई अतिरिक्त मांग या अतिरिक्त आपूर्ति नहीं होती और सभी विक्रेता व क्रेता दिए गए मूल्य पर संतुष्ट होते हैं। इसके बाद 14 नंबर है अवसर लागत का अर्थ लिखिए। अवसर लागत उत सर्वोत्तम त्यागी गई वैकल्पिक उपयोग का मूल्य है जो किसी संसाधन के चयन के कारण छोड़ दी जाती है। यह सीमित संसाधनों के कुशल उपयोग को दर्शाती है और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि प्रत्येक विकल्प के साथ एक अन्य अवसर का त्याग जुड़ा होता है। इसके बाद 15 नंबर है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय आय किसी देश में एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। यह देश की आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है और इसे विभिन्न विधियों जैसे उत्पादन, आय और व्यय विधि से मापा जाता है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली के कोई दो दोष लिखिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के दो दोष प्रमुख हैं। पहला है दोहरा सहयोग की आवश्यकता। इसमें लेन देन तभी संभव होता है जब दोनों पक्षों की आवश्यकताएं एक दूसरे से मेल खाती हों, जो कठिन होता है। दूसरा है मूल्य मापन की कठिनाई। विभिन्न वस्तुओं के मूल्य को एक समान इकाई में व्यक्त करना मुश्किल होता है, जिससे व्यापार जटिल हो जाता है। इसके बाद 17 नंबर है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में हुई वृद्धि का वह अनुपात है जिससे उपभोक्ता द्वारा उपभोग पर खर्च किया जाता है। इसे कोण सी कोणवाई त्रिभुज सी त्रिभुजवाई से दर्शाया जाता है, जहां त्रिभुज सी उपभोग में परिवर्तन और त्रिभुजवाई आय में परिवर्तन है। यह उपभोक्ताओं की खर्च प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसके बाद में 18 नंबर है उच्च शक्तिशाली मुद्रा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा, वाणिज्यिक बैंकों के पास रखे गए आरक्षित धन और सार्वजनिक धारित नकदी शामिल होती है। इसे मौद्रिक आधार भी कहा जाता है, क्योंकि यह बैंकिंग प्रणाली में धन सृजन की क्षमता को प्रभावित करती है और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है। इसके बाद में है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। उपभोग वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा अपनी तत्कालिक आवश्यकताओं और संतोष के लिए खरीदी जाती हैं, जैसे भोजन, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि। इनका उपयोग सीधा किया जाता है और ये उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होती। इसके बाद पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहायता करती हैं, जैसे मशीनें, औजार, फैक्ट्रियाँ और कच्चा माल। इनका उपभोग सीधे नहीं किया जाता, बल्कि ये उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती हैं। मुख्य अंतर यह है कि उपभोग वस्तुएं अंतिम उपयोग के लिए होती हैं, जबकि पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। इसके बाद है 20 नंबर प्रश्न मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारकों को लिखिए। तो मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में बदलाव के प्रति उपभोक्ताओं की संवेदनशीलता को दर्शाती है। इसे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला है वस्तु का स्वभाव। आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न की मांग कम लोचदार होती है, जबकि विलासिता की वस्तुओं जैसे कार, गहने की मांग अधिक लोचदार होती है। दूसरा है स्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। यदि किसी वस्तु के अच्छे प्रतिस्थापन मौजूद हैं तो उसकी मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि उपभोक्ता विकल्प बदल सकते हैं। तीसरा है आय में वस्तु का अनुपात। महंगी वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि उनका खर्च आय का बड़ा हिस्सा घेरता है, जबकि सस्ती वस्तुओं की मांग कम लोचदार होती है। चौथा है समय अवधि। दीर्घकाल में उपभोक्ता अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, जिससे मांग अधिक लोचदार होती है, जबकि अल्पकाल में यह कम लोचदार होती है। उपयोग की विविधता। जिन वस्तुओं के कई उपयोग होते हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि उपयोग में वृद्धि में मांग बढ़ सकती है। इसके बाद में है 21 नंबर प्रश्न अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? तो अल्पकालीन उत्पादन फलन एक आर्थिक अवधारणा है जो यह दर्शाती है कि उत्पादन में कुछ कारक स्थिर रहते हैं, जबकि अन्य को बदला जा सकता है। अल्पकाल में आमतौर पर पूंजी, भूमि और तकनीक स्थिर मानी जाती है,
जबकि श्रम जैसे चर कारकों में परिवर्तन किया जाता है। इस फलन के अंतर्गत उत्पादन में 3 प्रमुख चरण देखे जाते हैं। पहला है बढ़ती उत्पादकता। प्रारंभ में जब श्रमिकों की संख्या बढ़ती है तो प्रत्येक अतिरिक्त श्रमिक से उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा है स्थिर या घटती उत्पादकता। एक बिंदु पर पहुंचने के बाद उत्पादन में वृद्धि की गति धीमी हो जाती है। तीसरा है नकारात्मक उत्पादकता। अत्यधिक श्रम जोड़ने से उत्पादन कम होने लगता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन ह्रासमान प्रतिफल के नियम को दर्शाता है, जो बताता है कि एक निश्चित सीमा के बाद उत्पादन की वृद्धि धीमी हो जाती है। इसके बाद 22 नंबर है, एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जहां सभी आर्थिक निर्णय सरकार या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा लिए जाते हैं। इसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग से जुड़ी नीतियां सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं और बाजार शक्तियों की भूमिका सीमित होती है। इस प्रणाली में संसाधनों का आवंटन सरकार द्वारा किया जाता है और निजी स्वामित्व बहुत कम या नगण्य होता है। इसका उद्देश्य समानता, आर्थिक स्थिरता और संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करना होता है। सोवियत संघ, चीन और क्यूबा जैसी अर्थव्यवस्थाएं केंद्रीकृत योजनाबद्ध प्रणाली के उदाहरण है। हालांकि इस प्रणाली में नवाचार और प्रतिस्पर्धा की कमी, ब्यूरोक्रेसी और अकुशलता जैसी चुनौतियां भी होती हैं। इसके बाद 23 नंबर है, केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है। तो केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है क्योंकि आर्थिक संकट या तरलता की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संसाधनों को ऋण प्रदान करता है। जब कोई बैंक वित्तीय कठिनाइयों का सामना करता है और अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो केंद्रीय बैंक उसे आपातकालीन ऋण देकर दिवालियापन से बचाने में मदद करता है। इसकी भूमिका के प्रमुख कारण, पहला है बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता बनाए रखना। यदि बैंक विफल हो जाए तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। दूसरा है तरलता संकट से बचाव। जब बैंकों को नकदी की कमी होती है तो केंद्रीय बैंक उन्हें ऋण प्रदान करता है। इसके बाद तीसरा है जनता का विश्वास बनाए रखना। इससे बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ताओं और निवेशकों का भरोसा बना रहता है। अतः केंद्रीय बैंक अंतिम सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और वित्तीय प्रणाली को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद 24 नंबर है, बजट रेखा क्या है, इसमें परिवर्तन कब होता है। तो बजट रेखा एक ग्राफिकल निरूपण है जो उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखते हुए दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय में खरीद सकता है। यह उपभोक्ता की क्रय शक्ति और बजट सीमा को दर्शाती है। बजट रेखा में परिवर्तन कब होता है। बजट रेखा में 2 प्रमुख कारणों से परिवर्तन होता है। पहला कारण है आय में परिवर्तन। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो बजट रेखा दाईं ओर स्थानांतरित हो जाती है क्योंकि अब वह अधिक वस्तुएं खरीद सकता है। आय घटने पर बजट रेखा बाईं ओर खिसक जाती है। दूसरा है वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो बजट रेखा का झुकाव बदल जाता है क्योंकि अब उपभोक्ता उसी आय में कम मात्रा खरीद सकता है। इसी तरह कीमत घटने पर अधिक मात्रा खरीदी जा सकती है। इससे बजट रेखा का झुकाव बदलता है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। 25 नंबर है, बाजार का अर्थ, परिभाषा एवं तथ्यों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथवा अनादिमान वक्र से आप क्या समझते हैं, सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाइए। इसके बाद है 26 नंबर, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक फर्म दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करती हैं। विस्तार से समझाइए। अथवा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किसी एक विधि की विवेचना कीजिए। फिर 27 नंबर है, कुल लागत किसे कहते हैं। अल्पकालीन, कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्ती लागत के चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। अथवा वस्तु व सेवा कर पर एक लेख लिखिए।